नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। चंद बातें जो हमारे अपने मेहमानों के साथ सामने हम रखेंगे और फिर उनकी राय हम आप तक पहुंचाएंगे। ईरान के साथ जंग जो है वो ट्रम्प का फ़ैसला है, उसकी आवाम का फ़ैसला नहीं, क्योंकि हालिया अभी सर्वे भी हुआ है, उससे ये बात साबित होती है कि ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत नीचे गिर गई है इस जंग के बाद। और इस जंग को खुसूसी तौर पर अमेरिकन आवाम जो 80% से ज़्यादा है वो ट्रम्प की और इज़राइल की जंग कहते हैं। अमेरिकी पार्लियामेंट, कांग्रेस या सेनेट में भी इसकी बड़ी मुखालफत हो रही है और अपोजिशन सख्त तरीन मुखालफत कर रहा है। एक शख्स के फ़ैसले से, जो अमेरिका का सदर है, जो सुपर पावर है, पूरी दुनिया को ख़तरा लाहक हो चुका है और ये जंग अब फैलती हुई तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इस जंग ने वाकई पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। इस जंग की वजह से आलमी मईशत जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं वो कोविड से भी ज़्यादा बदतरीन हो गए। ईरान पाबंदियों के बावजूद एक मजबूत ताकत बनकर सामने आया है। ईरान का अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ा होना और 28 दिन से ज़्यादा कामयाबी से मुकाबला करना इस बात की दलील है कि ईरान आगे जंग के लिए भी तैयार है। ईरान ने ख़ुद को एक अहम इस्लामी ताकत के तौर पर ख़ुद को मनवाया है और अब यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में खलीज ममालिक की जो सियासत है, इस खित्ते की जो सियासत होगी, उसमें ईरान का अहम अमल दखल होगा। खलीज ममालिक अब भी क्या अमेरिका पर इन्हिसार करेंगे? जैसा कि देखने में आया कि कई खलीज ममालिक की ऑब्जेक्शंस नज़र आ रही है। कई खलीज ममालिक के बारे में मीडिया में है कि वो अमेरिका को मज़ीद जंग जारी करने के लिए उकसा रहे हैं, कहा जा रहा है। खलीज ममालिक को अगर अमेरिका आज जो वो अड्डे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, तो क्या वाकई खलीज ममालिक अभी सोच रहे हैं कि वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई नया पैक्ट बनाए या नई पॉलिसी तरतीब दे? मौजूदा जंग से खलीज ममालिक की सरहदी सलामती और कौमी सलामती को ख़तरा हुआ है या उनके किंगडम को, जो उनकी बादशाहत है, उसको ख़तरा है? क्या अंदरूनी अदम इस्तेहकाम इस जंग से बढ़ सकता है? जैसे हम देख रहे हैं कि बहरीन में एक बड़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एक बड़ा मुज़ाहरा जो रिजिम चेंज करने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान की हिमायत में अब हूसी भी आ गए हैं, हज़बुल्लाह भी है, हमास भी है और इराक़ की मलेशिया भी अब शामिल हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जंग कितनी बढ़ेगी? एक तरफ रूस बाज़ाब्ता ईरान को सपोर्ट कर रहा है और कहा जा रहा है कि चीन भी किसी हद तक ईरान के साथ खड़ा है। अब सवाल ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 4 इस्लामी मुल्कों की वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है। क्या ये ममालिक मिलकर जंग रुकवा सकते हैं? क्या ये सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं? क्या ये इनका कोई मौसर किरदार होगा या ये एक सिर्फ इजलास होगा और ख़त्म हो जाएगा? इन इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनको कराते हैं। मेरे साथ है एयर कोमोडोर साहब खालिद चिश्ती, दफ़ाई तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार, उनका भी शुक्रिया। मेरे साथ मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, वो भी शामिल हैं। उनकी राय भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी एयर कमोडर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जब ये अमेरिका की एक जंग अभी हुई थी पहले, इज़राइल और अमेरिका की, और ये कहा गया था कि एटमी आपके ताकत बनने वाले हैं, और फिर वो जंग हुई और फिर उन्होंने जो बम्बार किया और उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि ईरान मुकम्मल तौर पर एटमी सलाहियत जो हासिल करने वाला था ख़त्म हो गई। फिर हमने कुछ अरसे बाद फिर देखा और यही नारा आया सामने कि ईरान जो है वो फिर एटमी ताकत बनने जा रहा है, इसलिए अब उस पर हमला लाजमी है, और वो हमला हो गया एटमी ताकत के बाद। दूसरा पॉइंट सामने आया कि अब अमेरिका वहाँ रिजिम चेंज करना चाहता है। इस सिलसिले में आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत और कई अहम तरीन लोगों की शहादत सामने आई।
अब अमेरिका का पूरी की पूरी कंसंट्रेशन वो हुर्मुज़ पे है कि उसका कंट्रोल चाहता है। इसके साथ साथ वो अब बातचीत और मुज़ाकरात भी चाहता है, और उसके लिए उसके बड़े लंबे चौड़ी डिमांड है जो कि ईरान मानने को तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। जिस दिन से जंग शुरू हुई है, देखिए अब हमने जिस तरह एस्केलेट हो रही है, जिसका आप अपने तारुफ में जिक्र कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अपने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका। और जाहिर है तमाम जो एयर पावर के एनालिस्ट हैं या स्ट्रैटेजी को पढ़ने वाले लोग हैं, हमें तो ये क्लियर था कि ईरान ने क्या इस जंग में हासिल करना है और अमेरिका ने क्या हासिल करना है। अमेरिका के सदर ने खुद पोस्टरिंग की, अभी नहीं सिर्फ की, जून में भी की, पिछले साल। उस वक्त ये कहा गया, जिस तुलसी गबार्ड ने खुद कहा कि हमने ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसको कई दिहाइयां पीछे धकेल दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया जो कुछ करना चाहते थे। मेरे जैसे जो एयर पावर को थोड़ा सा पढ़ते रहे कुछ असर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अमेरिका की चाहे जितनी मर्जी B-52 या इतने स्टेल्थ और सारे लेकर आ जाए, इजराइल की जितनी मैंने पढ़ी थी, इनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जितनी उन्होंने बॉम्ब प्रोटेक्शन की हुई है उनकी, तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि ये नहीं पॉसिबल कि इन्होंने दिहाइयां पीछे धकेल दिया हो ये प्रोग्राम। और वही हुआ कि दिहाइयां छोड़े, अब 6 महीने बाद अमेरिका वापस आ गया सारी फौज लेकर के, तो रह गया। तो अब ना तुलसी गबार्ड मानने को तैयार है, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट मानने को तैयार है कि हमने उस वक्त फिर क्या कहा था। दोनों में से दोनों बातें सच्ची तो नहीं हो सकती है, ये गलत बात है दोनों में से कि या तो कैपेबिलिटी उस तक नहीं डिस्ट्रॉय की गई थी, या इस वक्त अगर दुनिया को वो सच्चाई नहीं दिखाई जा रही। तो ये अंडर द गाब ऑफ न्यूक्लियर पता नहीं कहाँ तक लेके जा रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, 2015 में भी एक डील होने के बाद ये सारी सिर्फ उस वक्त भी इजराइल ने मुखालफत की थी, यूरोप ने सारा सपोर्ट किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में आए तो उन्होंने नलिफाई कर दिया, रिवोक कर दिया उसको, सारे एग्रीमेंट को। और यूरोप हैरान था, सिर्फ इजराइल खुश था, क्योंकि इजराइल एक्चुअली शो स्पॉइलर है सारा। वो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि अंडर द गाब न्यूक्लियर बनाना या ना बनाना वो तो एक और रियलिज्म है, लेकिन ईरान की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस और सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक तबाह कर दिया जाए कि अगर ये किसी वक्त या किसी सर्कमस्टांसेस में डील अमेरिका को करनी भी पड़ जाए तो, और तेल एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत मिल जाए, तो ईरान के तमाम का तमाम रेवेन्यू या फोकस या कंसंट्रेशन जो है वो मुल्क को रीबिल्ड करने पर लगा दे ईरान। ये उसकी साजिश है। आपने देखा कि पिछले दिनों ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट कर रहा है हिट, वो इजराइल कर रहा है, ना कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को तो ये गलतफहमी थी कि जो आइलैंड है कारक का, वो भी शायद उन्होंने वॉर बूटी के तौर पर कब्जा करना था। वो समझ रहे थे वो तो माले गनीमत के तौर पे हमारे हिस्से में आना था। फिर जाकर तीसरे हफ्ते उन्होंने बमबारी की और सिंबॉलिक की, डिस्ट्रक्शन नहीं की, सिर्फ शो करने के लिए हम इसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग उनके वॉर ऑब्जेक्टिव हैं। और अब नजर आना शुरू हो गया कि कॉन्सेप्ट ईरान का जे अगेंस्ट जो स्ट्राइक हो रही है वो अमेरिका का और फोकस है, इजराइल का और फोकस है। अगर आप फॉलो अप क्वेश्चन में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं इससे ज्यादा अर्ज करूंगा। अच्छा सर, मुझे ये ज़रा ज़रूर गाइड कीजिए इसी के साथ साथ कि ये जो जंग है इस सिलसिले में अमेरिका की पब्लिक यानी आवाम है वो अपने सदर के साथ नहीं है, पार्लियामेंट कांग्रेस के कई अपोजिशन भी साथ नहीं है, और इस जंग को वो ये कहते हैं कि ये आपके इजराइल और ट्रंप की जंग है। ऐसी सूरत हाल में जब उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है और 2026 नवंबर में वस्त मुद्दती मिड टर्म इलेक्शन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप या तो इम्पीच की तरफ जाएंगे या गैर फाल हो जाएंगे, तो ये चीज़ें भी सामने होंगी, तो कैसे जो दूसरे ममालिक हैं या ख़ास तौर पे जो खलीज ममालिक हैं किस हद तक अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, मैंने जितनी स्ट्रैटेजी पढ़ी या पढ़ाई, मैं तो ये जी मुझे कहा जी आपने जी मैंने कहा ट्रंप के साथ। जी डॉक्टर साहब, ओके जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी स्ट्रैटेजी पढ़ी या पढ़ाई, मैं हैरान हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौन सी स्ट्रैटेजी के ऑप्शन की है। मैं क्विकली रेफर करूंगा रिपब्लिकन के सारे जो प्रेसिडेंट 3-4 मेरे ज़हन में आ रहे हैं, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ट्रंप,
सब के सब ने नए वादे किए अमेरिका को बनाने के लिए, डोनाल्ड रेगन से लेकर आज तक कि हम रिफॉर्म करेंगे, अमेरिका को स्ट्रांग करेंगे, टैक्स करेंगे, अमीर बनाएंगे। लेकिन सारे के सारे सदूर ने मिडिल ईस्ट के एक मुल्क पर जरूर हमला किया, नंबर 1। प्रेसिडेंट ट्रंप में और पहले के जो सदूर हैं उनमें फर्क ये है कि उन्होंने पहले, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यूनाइटेड नेशन से एक डमी किस्म की रेजोल्यूशन पास करवाई, फिर नेटो को अपने पीछे इकट्ठा किया, फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया। ये उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया लोगों को अपने पीछे लाने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑपोजिट किया, वो पहले से दूर बिल्ड अप करते थे, इन्होंने बिल्ड डाउन किया कि तमाम नेटो के ममालिक को ऑफेंड किया, ग्रीनलैंड का जिक्र किया, कनाडा को नाराज किया, यूरोपियन यूनियन को नाराज किया, और उसके बाद अकेले हमला कर दिया। जब आप हमला कर देते हैं तो ना यूनाइटेड नेशंस आपके पीछे है, ना आपकी कांग्रेस पीछे है, जिससे पहले अप्रूवल सदूर लेते रहे, आपने नहीं लिया। उसके बाद ने आपने बहुत बड़े बड़े मुल्कों को, रूस को, चीन को, इवन इंडिया को नाराज किया, और उसके बाद आप चढ़ दौड़ते हैं। फिर आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इतने वेग हैं कि हम ऑलमोस्ट 4 हफ्ते से ये देख रहे हैं कि 5 या 6 उन्होंने ऑब्जेक्टिव किए हैं, जो ऑलमोस्ट अगर अलग-अलग तकरीरों को उठाकर जोड़ लें तो तमाम अचीव हो चुके हैं। उन्होंने नेवी और एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया है, उन्होंने लीडरशिप को भी तबाह कर दिया या बदल दिया है। 86 साल खामनाई से 56 साल खामनाई को बदल दिया, वो कहते हैं रजीम चेंज हो गई। फिर उन्होंने कहा फुट ऑन ग्राउंड है, फिर सोचा कि नहीं, फुट ऑन ग्राउंड नहीं करते, फिर उन्होंने कहा एनरिचमेंट खत्म कर दी है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जितने आपके वेग होते हैं डायमेंशंस, उतनी ही ज्यादा आपके लिए एम्बैरेसमेंट होती है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन लग रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि सिर्फ वही समझते हैं कि जंग जीत रहे हैं। लोग उनके पीछे पहले भी नहीं थे, पहले शायद 2/3 थे, फिर 3/4 हो गए। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑलमोस्ट 80% को समझ आई है कि हम ये टेक होम हमारे लिए क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक ना कोई वॉर ट्रॉफी दिखाने के काबिल हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ दिखा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं जनाब मोहसिन बेग साहब की तरफ। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपने गुफ्तगू शुगी एयर कमोडर साहब की, मेरे सवालात भी थे सामने। मैं तो सर इस बात पे आना चाहूँगा कि ये क्या अमेरिका इस जंग से, जो 30 दिन की जंग आपके सामने है, किसने क्या मकासद हासिल किया और क्या लूज़ किया? और इसमें जाहिर है 4 मैं हिस्सेदार रखूँगा सर। एक अमेरिका, दूसरा ईरान, तीसरा इजराइल, और चौथा खलीज ममालिक, जो इस जंग के किसी न किसी तरह हिस्सेदार हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली लूजिंग और विनिंग और इसका प्रोलॉन्ग होना, लेकिन एक बात अंडरस्टैंड कीजिए कि जब भी ये वॉर एंड होगी, दुनिया का नक्शा ये नहीं होगा जो आज है, और दुनिया की जो अलाइनमेंट्स हैं और जो इत्तेहाद हैं वो ये नहीं होंगे जो आज हैं। रह गई बात कि खलीज ममालिक, क्योंकि उन्होंने बेसिस अमेरिका को दी हुई अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट इजराइल। बेसिकली ईरान का तो वैसे ही नाम है, ईरान ने कभी उन ममालिक पे कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। तो बेसिकली वैसे भी जो कौमें दर्द और जख्म बर्दाश्त कर जाएं, उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप हिस्ट्री देखें तो ईरान ने बर्दाश्त कर लिया। मेरे ख्याल में ईरान को इन सारे गैजेट्स के साथ डिफीट करना मुश्किल है। ईरान ऑलरेडी, मैं ये समझता हूँ कि प्रोलॉन्ग होगा तो ईरान ही जीतेगा। इनके हौसले ख़त्म हो रहे हैं और ईरान जो है वो एज ए नेशन खड़ा हुआ है और वो बर्दाश्त भी कर रहा है जो जुल्म और सितम है। और जैसे उन्होंने स्कूल पे बॉम्बिंग की और जिस तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं, आम लोग वो बेचारे शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे में खलीज ममालिक को बजाय ईरान को कंडेम करने के, जो बेसिकली इजराइल जिसने या अमेरिका ने एग्रेशन दिखाया है, उसको कंडेम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हम पे हमला ईरान ने कर दिया और हम उसको कंडेम करते हैं। तो बेसिकली आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था इस्लामी मुल्क। इस्लाम इन लोगों की नज़र में कुछ नहीं है। दे आर ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स। इन खलीजी ममालिक के पास अपने डिफेंस के लिए तो है कुछ नहीं। और ये भी आप अगर हिस्ट्री देखें तो अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। किराए के लोगों को लाके आप लड़ नहीं सकते और वो ना आपको डिफेंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी खलीजी ममालिक में उन्होंने ज़्यादा डिफेंसिव का अमेरिकन ने जोर लगाया इजराइल के लिए, इनके लिए तो लगाया नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ओपननेस हुई, लोगों को समझ आई, खलीज ममालिक को भी समझ आ गई होगी
कि ये इस तरीके से अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड साइन करके इसराइल के साथ आप बचना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे आप बचेंगे नहीं। उनके अज़ाइम बड़े डिफरेंट हैं और सबके लिए हैं। जितनी मिडिल ईस्ट के नेबरिंग कंट्रीज हैं वो वन बाय वन देख लीजिए, वो अमेरिका को तो साथ मिला लेते हैं, पपेट बनाया उन्होंने अमेरिका को, लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वन बाय वन वो टेकिंग ऑफ, मतलब सारों को ही उन्होंने ऑलमोस्ट निशाने पे रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इस जंग के बाद जब भी ये बंद होती है, रीडिफाइन होगा पूरा मैप आपकी दुनिया का, अलायंसेस डिफरेंट बनेंगे। नेटो, मैं ये समझता हूँ कि नेटो तो खत्म हो गई, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पहले नेटो कंट्रीज पे टैरिफ का अटैक किया, फिर उसके बाद कहा कि मदद चाहिए, फिर कहा नहीं चाहिए, मैं तो जंग जीत गया। आपको पता है, ये कबूतर साहब भी बता सकते हैं, मैं तो इतना वॉर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जंग जो है वो फील्ड में ही जीती जाती है, बातों से नहीं जीती जा सकती। तो दावे जो भी हैं उनके कंट्रडिक्शंस आप देख रहे हैं, एक ही घंटे में बयान बदल लेते हैं। तो ये इस तरीके से मैं समझता हूँ शायद अमेरिकन ने गलती की है इसको इलेक्ट करके, इसने तो उनका होम फैब्रिक भी तबाह कर दिया। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं इससे पहले कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की तरफ ये भी एक तरह से मुझे बताइए कि अब ये बात सामने आ रही है, जो इनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के लिए टाइम दिया है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे। तो अगर अमेरिका ज़मीनी फ़ौज उतारेगा तो आपके लिहाज से ये फ़ौज कहाँ उतारेगा, और क्या उससे ये अपने मकासद हासिल कर सकता है अमेरिका? देखिए, फौजी एतबार से, या अगर आप उस तरह मुझसे पूछें तो मैं नहीं बता सकूंगा आपको, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि ये कभी भी जो है वो अपनी फौज ईरान के अंदर नहीं उतारेंगे। दे नो कि ईरानीज चाहते हैं कि वो फेस टू फेस फाइट हो, ना कि गैजेट्स और कंप्यूटर्स और खलाई वॉर हो। वो ये कभी नहीं करेगा, और ना ही मेरा ख्याल में पेंटागन इसकी इजाज़त देगा कि आप फौज जो है वो ईरान के अंदर उतारी जाए। ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। और अगर फर्ज कर लीजिए अगर ये आ जाते हैं तो इनको बहुत बड़ी डिफीट होगी, ये वियतनाम से बहुत बड़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट क्रिएट होगी अमेरिका के लिए। और ये जो मिथ थी दोनों की, अमेरिका की भी और इजराइल की, कि दे आर अनटचेबल, वो ईरान ने खासी हद तक तोड़ दी है। तो अभी इनको रीथिंक करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इसको एंड करें। और वो सेइंग है ना जी, लोअर द फ्लैग एंड क्लेम द विक्ट्री। तो बजाय इसके कि आप विक्ट्री तो क्लेम किए जा रहे हैं, मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल ईरान इज स्टैंडिंग, अपने पाँव पे खड़ा है। और ये अगर इसको प्रोलॉन्ग करते हैं और मजीद अपने लिए एम्बेरसमेंट पैदा करते हैं और मजीद अपना नुकसान करेंगे, ईरान हैज नथिंग टू लूज। वो अपने सर्वाइवल की, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। और वो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग उनको डिफीट दे पाएंगे, अभी तक नहीं दी तो आगे भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, ईरान के बारे में ये तासुर वो मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो ला रहा था, जो कि अमेरिका और इज़राइल के काफ़ी क्लोज़ है, कंट्रोल में है। मैं सारे इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे हक़ाइक़ भी दिखाए हैं, लेकिन उनके नज़र में ये था कि बस 4 दिन की बात है, आयतुल्लाह ख़ामनेई चले गए हैं, अब रिजिम चेंज होगा, ईरान में रिजिम चेंज होगा और ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर इस जंग को प्रोलॉन्ग किया गया। अब ये प्रोलॉन्ग होते होते 30 दिन हो गए, और इसमें तमाम लोग ये मानते हैं कि ईरान की कामयाबी नज़र आ रही है। हालांकि उनके आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई, रजानी की शहादत हुई, कई 46 अहम तरीन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि ईरान जंग जीत रहा है। और इस सूरत हाल में ये अब तासुर हो रहा है कि ईरान इतना मजबूत हो गया है कि वो अब खलीज ममालिक के हवाले से जो सियासत है या जो ताकत है, उसमें उसका अहम रोल होगा आइंदा चल के। आप कैसे देखते हैं इन तमाम सूरत हाल को सर?
डॉक्टर साहब है एयर कमांडोर साहब को सुन नहीं सका, अलबत्ता एक आध फिक्रा मैंने जो है डियर मोहसिन बेग साहब का सुना है और बिल्कुल दोस्त फरमाया कि इसके बाद जो जंग का नतीजा जैसे मर्जी जंग बंदी हो, जो आने वाली दुनिया है उसका ये नक्शा नहीं होगा जो आज हम देख रहे हैं। और बल्कि कम अज कम मैं इसको और थोड़ा सेफ ऑन अ सेफर साइड, इस खत्ते का ये नक्शा नहीं होगा। अलायंसेज जो है वो वैसे ही टूट फूट रहे हैं, नेटो टूट रही है, G7 के अंदर किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आजकल उसकी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग शुरू है, अभी नेक्स्ट वीक जो है जो उनका समिट होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि ये अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। ये सदियों के बाद इस तरीके से जो है जियो पॉलिटिक्स करवट लेती है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है। ऑल्दो अमेरिका ने पिछले 30 साल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देने की बड़ी कोशिश की और उसके लिए भी उसको उस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी 4-5 मिलियन कम से कम लोग जो हैं उनको जामे जो है मौत पे लाया। कई शहीद हुए बेचारे, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पर एक बिखरी दास्तान है, लिबिया तक, जहाँ जहाँ जाए, सूडान, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैंप करना था, वेनेजुएला, फिर अब ईरान तक आ गए, यमन तक आ गए। देखिए डॉक्टर साहब, बुनियादी क्वेश्चन क्या है? ये बात कि जी ईरान जंग हार रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी दुनिया के एक्सपर्ट से, अभी एक मोडो साहब बैठे हैं, इन्होंने कुछ अपनी टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं। ये जब ड्राइंग बोर्ड पे बैठते हैं तो बुनियादी तौर पे जंग से पहले भी इनको अंदाजा हो जाता है कि ये जंग हम आसानी से जीत जाएंगे। ये जंग जो है बहुत टफ टाइम है, लेकिन हम जो है बड़ी हमें दांतों से पसीने निकाल के जीतनी पड़ेगी। और इस जंग के अंदर जो है 12 हमें लड़नी जरूर है, हो सकता है हमें बहुत बुरी तरह मारनी पड़े। ये सारी चीजें सामने होती हैं। अगर आपको इन चीजों का नहीं इदराक तो आप फिर जंग में जाते क्यों? जंग के 3 लेवल्स हैं। एक पहले लेवल तो ये कि आप जंग का गोल क्या है, वाई आर यू फाइटिंग दिस वॉर एंड हाउ यू आर फाइटिंग दिस वॉर, जो स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं। मुझे बताएं कि अमेरिका का क्या गोल था। ईरान का तो एक ही गोल था कि हमने अपने को बचाना है। ये क्या जंग से पहले वो नहीं कह रहे थे कि वो हमारी सर्वाइवल की जंग है, हमने बचाना है? अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया, उनका क्या गोल था? उन्होंने भी गोल वाजे कर दिया कि हम एक बिजली की कूद की मानद आएंगे, आन फान रजीम चेंज करेंगे और अपनी नई एक दोस्ताना हुकूमत वेनेजुएला की तरह कायम करेंगे। और रावी चैन लिखेगा और ईरान के सारे फैसले, सारी चीजें उसको सीरिया, लिबिया, इराक, ईरान, यमन, इराक, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया बना के और फिर हम इस पर रूल करेंगे। दूसरा जो है ऑपरेशन लेवल है, फिर उसके मुताबिक जो है आप एक बैटल स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं, आप अब जंगी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। उसके बाद तीसरा लेवल जो है और वो है वो जो एक एक्शन का लेवल है, जिसको आप कहते हैं कि जी कॉम्बैट लेवल है, जिसमें आप अमलन फिर वो लड़ाते हैं, जमीनी फौज लड़ानी है, हवाई जहाज लड़ाने हैं, मिसाइल मारने हैं, ड्रोन मारने हैं। ईरान जो है तीनों लेवल्स के लिए अब सारी दुनिया आज कह रही है कि वो 20-30 साल से तैयार था। कौन सा लेवल है कि उसने एक लम्हे जो है ना उसने पुख्ताई दिखाई है। पलक झपकते उसने स्टेट ऑफ हरमस पे बिठा के उसने जो जैसे ही उन्हें गोल अपने डिटरमिन किया कि हमने अपने को बचाना है, तो उसी लिहाज से उनको ये पता था कि उनकी कमांड सारी की सारी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी, उनको शहीद कर दिया जाएगा और सारे के सारे जो है फारिग हो जाएंगे। अब कमान के फारिग होने के बाद आप ये देखेंगे जो कौम 2 घंटे बाद जो है तेल अवीव को निशाना बना रही है और गल्फ कंट्रीज के जितने वहां पे अमरीकी अड्डे हैं जिनको उन्होंने नाम से रखा था निशाना बना रही है। लेकिन इसके अंदर एक और इंतहाई खूबसूरती है जो मेरे तो मैं आशा करता हूँ हिकमत अमली की मजाल है कि उस गुस्से के आलम में, उस गम के आलम में जो कि उनके ऊपर एक पहाड़ गिर पड़ा, एक हिमालय पहाड़ था, कोई गम गिर पड़ा, उसके आलम में उन्होंने कोई तजावज किया, कोई अपनी जो फर्ज का उन्होंने जो उससे पहले हिकमत अमली तरतीब दी उससे उन्होंने कुछ तजावज किया कि अमेरिका या इजराइल को नया मौका मिल जाएगा। असल तो यही है, हम कह रहे थे कि देखें जी इन्होंने आकर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला कर दिया, फलां कर दिया, इनको फायदा नहीं हुआ और उनको वो न्यूक भी इस्तेमाल कर सकते थे, वो सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते जवाबन। लेकिन उन्होंने एक एक करके उन्होंने सारी चीजों को जब जंगी उसको टेक्निकल लेवल आया जंग का, तो टेक्निकल लेवल के अंदर आज सूरत हाल यह है कि 13 अड्डे बंद पड़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूं 3 दिन पहले, कोई और नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है आप लंबी चौड़ी, क्योंकि यूट्यूब ने अभी भी एक तरीके का फिल्ट्रेशन आई हुई है, बड़े बड़े लोगों की नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के तो है छोटे छोटे, तो बिल्कुल उसको आने नहीं दे रहे।
लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ये 13 अड्डे जो हैं मुकम्मल बंद पड़े हैं, ऑपरेशनल नहीं है। उनका स्टाफ सारा होटल में मुंतकिल हुआ है, वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, पायलट्स भी, टेक्निकल स्टाफ भी, और उनके ऊपर ईरान के वजह से वो पैरे बैठे हैं। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि इजराइल के साथ उन्होंने क्या किया। ये डिमोना की जो अटैक है 2 दिन पहले और 2 दफा किया या 3 दफा किया, ये मामूली वाकया नहीं है। उन्होंने टारगेट करके सुई बना के इन्फॉर्म करके किया कि हम जो है आपकी न्यूक्लियर साइट से फर्ज किया 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर फलानी जगह पे फलां जो निशान पड़े उसको मार रहे हैं। फिर रात को ये क्लस्टर बम मारे, पहली दफा नहीं मारी, 5-6 दिन पहले मारे हैं। तो क्राइसिस ये है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हुमस को बनाया एक चेक पॉइंट, और उससे उन्होंने कोई लड़ाई नहीं जीत रही थी। उनको ये पता था स्टेट ऑफ हुमस ने के जरिए उन्होंने मईशत को कंट्रोल करना था दुनिया की, पार्शली नॉट सारी। उन्होंने वहां से जो है एक वहां पे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसको कंट्रोल करना था। अब मुझे बताएं कि जी आप ये सारे करने के बाद, स्टेट ऑफ हुमस कंट्रोल करने के बाद, और जो उनका जो जिसको का ऑपरेशन लेवल था जिसमें उन्होंने अपनी सारे अपने एसेट्स को जो है सामने लाने से सवाल करना था, उसमें से हूती जो है बिल्कुल स्कार्सली आ रहा है। रात अलबत्ता उन्होंने हूतियों ने बड़ी है, बहुत बड़ी एफर्ट की। मुझे लगता है कि शायद हूती जो है बुकों में लिखते हो गए, उनको भी उनको पीछे बैठाया होता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने क्या किया, हसन रसूलुल्लाह साहब की शहादत के बाद लगता था हिजबुल्लाह सफ़ हफ्ती से मिट गई है, लेकिन क्या हुआ, हिजबुल्लाह हट्टी मिट्टी ने, हिजबुल्लाह ने तो उनका बेड़ा गर्क का जो इजरायली IDF चीफ है, जो अयाल जमीर है, जिसे परसों बयान दिया या कल दिया है, ये मोहसिन और एंडोर्स करेंगे, उसे कह जी हम तितर बितर हो गए हैं, हमारी फौज IDF चीफ कह रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस चीफ कह रहे, कभी चीफ का आज बयान दुनिया किसी और वो भी जंग के दौरान ऐसा बयान सुने कि हम नहीं लड़ सकते, हम अंडर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सारा हमारा स्टॉक जो है इंटरसेप्टर्स हैं, जो क्या डेविड स्लिंग थी और क्या एरो 3 थी और क्या पत्नी थाट थे और पति क्या क्या थे, क्रूज थे और ये टॉमहॉक से, अपना सारे के सारे धरे के धरे रह गए। वो टॉमहॉक जो है 100 बच्चियों का को तो जो बेचारियों को 8 साल से 10 साल 6 साल की बच्चियों को तो लुकवाएं अजय बनाने के लिए इफेक्टिव था। अब बताएं कहां गए, 2 जहाज मंगवाए इन्होंने। अब्राहम लिंकन जंग से पहले आ गया था और जंग के शुरू होने से करीब ही जेरड फोर्ड वो करीब आ गया USS जी, और दोनों इस वक्त कहां हैं, एक एथन खड़े, एक गार्सिया डिगो गार्सिया खड़े, अब आ रहे हैं जी वो ट्रिपली आ रहा है जी, वो जो है फोबिक जो है, और एक आ रहा है बॉक्सर आ रहा है जो कि बड़ी वो जो क्या होती है इनकी जो बताएंगे बाद में, जिसमें जो कमांडो फोर्सेस होती हैं, और वो क्या मेरा ख्याल है जी अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड, आखिरी फिक्र मुझे कहने दे, वाइंड अप मैं करता हूँ जी कि अमेरिका जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। उनके 15 पॉइंट्स भी गौर से पढ़े, उसके अंदर भी कैपिचुलेशन हार है, हालांकि वो कह रहे हैं हम हार गए लेकिन हमारी प्लीज बातें मान लो। जो 15 पॉइंट्स हैं ये हकीकत है, 15 पॉइंट भी बोल रहे हैं कि हम हारे हुए हैं, हमें जंगबंदी चाहिए। तो ये अब मौका है, और एसिमेट्रिकल वॉर जो है ये अमेरिका का कभी जो है पीस ऑफ केक रहा ही नहीं है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने या पत्नी लारजानी ने कहा था 7-8 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमने 20 साल स्टडी की है, अपनी मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया है कि इन्होंने पिछले 150 साल से एसिमेट्रिकल या वॉर ऑफ एट्रिशन जो है कैसे हारी हैं, हमें उनकी एक एक चीज का पता है, कमा हक कोई वाक़ है। इन हालात में ईरान जो है जंग बंद करेगा ही नहीं, और अरब कंट्रीज जो है मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मैं कल परसों कह रही से पहले मैं कहता नहीं था, और एक और बात भी उसके बाद ऐड करूंगा, अरब कंट्रीज सारी की सारी ईरान के साथ हैं, सारी की इनकी बिल्कुल बयानात पे ना जाए कि जिसमें अमेरिका का नाम लिया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, और सारे के सारे प्रोलॉन्ग वॉर चाहते हैं, सारे के सारे वॉर ऑफ एट्रिशन चाहते हैं, और जो वॉर ऑफ ब्रेन है ना, मैं जो वो अमेरिका जो माइंड जो दिमाग की लड़ाई है, जो मोरल की लड़ाई, वो अमेरिका हार गया है। ये कैसी होती है, बहुत सी चीजें में नहीं पता क्या ऊपर हो रहा है, लेकिन अमलन ईरान बहुत वेरी कूल और सब तहम्मुल से मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ईरान जो है डट के खड़ा है, जीत चुका है। बाकी आगे जितना अमेरिका लेडर ऊपर जाएगा उतना एयर कमोडोर साहब, ठीक है,
मज़ीद और तबाही होगी। मैं एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह आपने भी सुना कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी इन पॉइंट्स को लाया, मैं आपके सामने वो सवाल रखना चाहता था कि सर ये जंग तो बढ़ रही है, और वो किस तरह बढ़ रही है कि अब हम देख रहे हैं कि यूतीज़ वो भी आ गए हैं और वो शामिल हो गए हैं जंग में। हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हमास एक्टिव हो चुका है। इराक़ में जो मलेशिया है ईरान सपोर्ट, वो भी एक्टिव हो चुकी है। अभी तक तो ईरान लड़ रहा था, अब ये तमाम फैक्टर्स भी साथ आ गए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं बहरीन के अंदर फसादात फूट पड़े हैं। वो एक बहुत बड़ा हल्का उसके रिजिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और वो चीज़ नज़र आ रही है। और ईरान ने यह भी कहा है कि जो ममालिक अड्डे फराहम करेगा और अड्डे से फायरिंग होगी हम करेंगे, और करके दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि जिस ममालिक की ज़मीन इस्तेमाल होगी ईरान के लिए, ईरान वहाँ घुस जाएगा, और अगर ईरान घुसता है तो यकीनन वहाँ की रिजिम चेंज होगी और ज़्यादातर वो आपके खलीज ममालिक हैं। क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, देखिए बिल्कुल न्याय साहब की बड़ी ज़बरदस्त बातें थी, मैं सुन रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मुझे लगता है कि ईरान सिर्फ हौसले से लड़ रहा है। कैपेबिलिटी का तो डे वन पे हमें कोई रॉकेट साइंस तो थी कोई नहीं कि उसने लड़ना कैसे है। और मैं अक्सर कह रहा हूँ इतने दिनों से, जब से जंग हुई है शुरू, और मैंने दूसरे दिन से कहना शुरू किया कि जब भी ये जंग बंद हुई, जो मोहसिन साहब भी कह रहे थे, मैं उसको अपने लफ्जों में बयान करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये कहा था कि दूसरे दिन ही कि जब भी ये जंग बंद हुई, ये वो अमेरिका नहीं रहेगा जो जंग से पहले था, और ये वो इजराइल नहीं रहेगा जंग से पहले था, और वो ईरान नहीं रहेगा जो जंग से पहले था। मतलब मेरा कहने का यही था कि वो जितनी प्रोलॉन्ग जंग होगी अमेरिका लूजर नजर आएगा, जितनी जंग प्रोलॉन्ग होगी ईरान स्ट्रांग नजर आएगा, मिलिटरीली नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन एक सर्वाइवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन करने की पोजीशन में होगा। अभी आप जो कह रहे हैं ह्यूतीज और दूसरों का आपने ऐड किया है, ये मेरा ख्याल है बाय डिजाइन ये इन्होंने अनफोल्ड करना शुरू किया है। जब बातचीत का टाइम आया है, एक तरफ ईरान इनकार कर रहा है, ये जब इनकार कोई साइड करती है तो आपको पता होगा कि दो शख्स भी लड़ रहे हों तो जो हावी होता है वो नहीं छोड़ना चाहता लड़ाई को। ईरान वो पोजीशन बता रहा है। फिर ईरान ने उससे ज्यादा सख्त शराइत रखी है। जब शराइत आप सख्त रखते हैं तो आप समझते हैं कि आपकी बार्गेन पावर ज्यादा है, ये समझते नहीं है, ईरान ने साबित किया है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं तो आप एस्केलेट करते हैं। एस्केलेट इसलिए करते हैं कि आप दुश्मन पर एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना चाहते हैं, या कम से कम उसको एक मंजरनामा पेश करते हैं कि अगर तुमने मेरे खिलाफ जंग लड़ी या जारी रखी या सुलह पर ना आए या मेरी शराइत ना मानी, तो ये पिक्चर तुम्हें जंग की मैं दिखाना चाहता हूं। उसमें ह्यूतीज भी हैं और बाकी एलिमेंट जो भी आप देखते हैं, प्रॉक्सी वॉर उन्होंने शुरू किया है, तो ये बाय डिजाइन हो रहा है। ये सारे का सारा मकसद, मेरा ये कहने का मतलब है, ये नहीं है कि ईरान को जंग सस्ती पड़ रही है। जाहिर है डिस्ट्रक्शन हो रही है, दुनिया की बेस्ट एयर फोर्सेज इसराइल की और अमेरिका की लड़ रही हैं इनके खिलाफ, हाईली इक्विप्ड हैं, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी उनकी मर्जी की है, रेडार नेटवर्क उनके है नहीं, डिफेंस ईरान अपना कर नहीं पा रहा, लेकिन उसके बावजूद ईरान सिर्फ एक चीज से लड़ रहा है और वो है हौसला और एक सर्वाइवेबिलिटी। अमेरिका ने पूरा माइटी जोर लगाने के बावजूद वो टर्म नहीं गेन करता हुआ मुझे नजर आता जो अब ईरान नजर आ रहा है। और मैं जैसे कह रहा था कि जितना वक्त गुजरेगा ईरान की पोजीशन बेहतर होती जाएगी। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि ईरान ने अभी तो कर्टेल एक और डायमेंशन किया हुआ है, जो मैं पानी का अर्ज करता चलता हूं। देखिए आपने नोट किया होगा कि पावर स्टेशंस पर इजराइल ने हमले किए 2-3 दिन पहले, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना पड़ा कि मैंने इजराइल को मना किया है। वो ईरान को कोई एहसान नहीं किया ईरान के ऊपर, वो इसलिए किया था, मैंने एक डाटा अभी रिसर्च किया है तो मैंने निकाला कि तमाम जो कोस्टल एरियाज जीसीसी के ममालिक के हैं ऑपोजिट टू स्टेट ऑफ गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, वहां पे 815 डिसैलिनेशन वाटर के प्लांट्स हैं। 815 जहां से समंदर का पानी कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन यूज के लिए। 815 तमाम के तमाम बिजली से चलते हैं, उनके पीछे बिजली घर हैं। तो ईरान ने यह थ्रेट किया था कि अगर मेरे बिजली घरों को तबाह करोगे तो मैं आपके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट की जो बिजली है वो तबाह कर दूंगा। वो तबाह होने से हुजूर तमाम डिसैलिनेशन प्लांट अगर रुक जाते हैं, उनकी पंपिंग नहीं हो सकेगी, पानी की वाटर प्योरीफाई नहीं हो सकेगा। तो कुवैत की 90% डिपेंडेंसी वाटर डिसैलिनेशन पर है, ओमान की 85% है, सऊदी अरब की 70% है, यूएई की 40% है। तमाम मुल्कों में सिवाय यूएई के, जिसके पास तकरीबन 40 दिन का स्टॉक करने की सलाहियत है, बाकी तमाम अरब मुल्कों के पास 4 से 7 दिन की वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी है। तो जरा विजुलाइज करें कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, तो ईरान ने एस्केलेशन कहां पे रोकी हुई है?
और अमेरिका के मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते नहीं थे कि अगर ईरान अगर उस डायमेंशन में ले गया तो तेल तो कोई 6 महीने बाद बेचेगा, कोई 2 महीने बाद बेचेगा। पानी कल से बंद हो जाएगा, परसों से बंद हो जाएगा 5 स्टार होटल्स में जहां इन्हीं के फौजी ठहरे हुए हैं। तो ये डायमेंशन देखें जंग किस तरफ जा रही है। ईरान ने बहुत कुछ अपने हाथ में इतना कमजोर होने के बावजूद रखा हुआ है कि आई थिंक इस वक्त जितनी जंग चलती जा रही है, इस वक्त ईरान के हाथ में बेहतर बार्गेनिंग चिप और बेहतर एक लैटिट्यूड लीवरेज आ रहा है बातचीत करने का और बेहतर फेवरेबल सिचुएशन में एंटर होने का। सर यहाँ रोकेंगे क्योंकि हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। बस सर एक आध मिनट में मुझे वो जो बहरैन में इस वक्त नज़र आ रहा है, और जाहिर है बहुत बड़ी हिमायत इस वक्त ईरान की वहाँ मौजूद है, और उस हुकूमत बहरैन किस हद तक सस्टेन कर सकेगा सर? जी देखिए, अभी भी बहुत इंटरनल बहरैन पर मैं आने से पहले एक सिर्फ जुमला बोलता हूं। अभी भी जो अरब ममालिक ने और जीसीसी ने हिट बैक नहीं किया डायरेक्टली ईरान को, वो बहुत ग्रेसफुल दिखाया, और उन्होंने अपनी कंपल्शन के तौर पे भी नहीं किया, क्योंकि अगर वो हिट कर देते मुल्क पर, ईरान पर हमला कर देते, तो ईरान समझता कि अब पूरा वो मुल्क जो हिट कर रहा है वो लेजिटिमेट टारगेट हो गया। इंटरनल पहले ही क्योस और अनरेस्ट है। ये लोग सवाल अपनी हुकूमतों से जरूर कर रहे हैं कि हमारा ना लेना देना इस जंग से, हम पर क्यों हमले हो रहे हैं, हमारी मार्केटें क्यों बंद है, हमारे एयरपोर्ट क्यों बंद है। नंबर 1, बहरीन में क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन की है और जाहिर है उसमें एक ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, और बहरीन ने सबसे बड़ा नेवल बेस दिया हुआ है अमेरिका को। आज का नहीं दिया हुआ, 2-3 दिहाइयों का दिया हुआ है। तो वो इतना छोटा खुद बहरीन है ज्योग्राफिकली, वहां पे आपने एयरबेस दे दिया, उसके बाद वजूद बहरीन बच नहीं पा रहा ईरानी हमलों से, तो सवाल तो उठेगा क्रेडिबिलिटी पर, ना सिर्फ उनकी अपनी हुकूमत पर बल्कि अमेरिकन प्रेजेंस के ऊपर भी जो वहां मौजूद है इतने सालों से। ठीक है, मैं जनाब मोहसिन बेग साहब इस पे आना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात की बात की जा रही है, काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि डायरेक्ट मुज़ाकरात या बिलवास्ता मुज़ाकरात, जिसको ईरान बार बार रिफ्यूज़ करता रहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात किसी के ज़रिए, किसी मुल्क के ज़रिए नहीं हो रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मुल्क जंग जीत रहा हो वो मुज़ाकरात के टेबल पर आकर अपने आप इस जंग को कैसे हारेगा। एक दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में 4 मुल्कों की वज़राए ख़ारजा आए हैं। इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है। आप समझते हैं सर, इतनी जंग जो फैल चुकी है और इस हाई लेवल पर जंग है जिसमें दुनिया की बड़ी ताकत शामिल हो चुकी है, ये 4 ममालिक इस जंग को रुकवा सकते हैं या कोई मुश्तरका मौसर राब्ता पैदा कर सकते हैं, मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं सर? पहली बात तो ये डॉक्टर साहब के बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने अभी तक जो एफर्ट्स किए हैं उसी के लिए ये ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनको हम ब्रीफ करेंगे कि हमारी दोनों साइडों पे क्या प्रोग्रेस हुई है। और वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो ये सलाहियत और किरदार से नवाजा है इस पर्टिकुलर इस पीस एफर्ट्स में, और मेरी दुआ है और मेरा मुल्क कामयाब हो। और ये एफर्ट्स बहुत एक्सटेंसिव हैं और इसका आउटकम मेरी दुआ अगेन होगी कि इसका आउटकम बहुत अच्छा निकले, पूरी दुनिया के लिए निकले। नेचुरली जो ईरान है वो हम उसकी डिप्लोमेटिक साइड पे बहुत सी जगह पे उसकी ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं इंटरनेशनली। अगर आप देखें तो ईरान का जो एम्बेसी है वॉशिंगटन में नहीं है, उसका सारा काम हमारी एम्बेसी में होता है और हम ही उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वॉशिंगटन में हमारे पास हैं। तो इसीलिए हम पे ट्रस्ट भी है एंड वी आर द मेन प्लेयर इन दिस रीजन। और ये रीजन का इशू भी है जिसमें चाइना और ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत अच्छा एक आउटकम आएगा और इसको डी एस्केलेट करना पूरी दुनिया के लिए बेहतर है, क्योंकि एक जगह से पागलपन शुरू हुआ, उसके रिजल्ट जो हैं वो पूरी दुनिया भुगत रही है। और अगर ये पुरलांग होता है
तो इसके बड़े स्वेयर कॉन्सिक्वेंस होंगे, न कि इस रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो इसमें हमारी जो एफर्ट्स हैं मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी हैं और ये कामयाब भी होंगी। अच्छा सर, ये बताएं मोहसिन साहब, आप समझते हैं ये कामयाब होगी? आप किस हद तक समझते हैं कि सर ये जो जंग इतनी फैल चुकी है, इसमें ईरान, खलीज ममालिक और अमेरिका, इज़राइल, किसी न किसी तौर पर आपके यूरोपियन कंट्रीज़ भी सफ़र कर रहे हैं, रूस और चीन जो इस खित्ते का अहम मुल्क है सर, और इस अहम खित्ते में ये जंग हो रही है, किस हद तक वो शामिल हैं, चीन और रूस? देखिए डॉक्टर साहब, चीन की मुकम्मल इंडोर्समेंट है पाकिस्तान को कि आप इस पीस एफर्ट्स को आगे लेके जाएं और इसका हतमी नतीजा करें। इसी तरह रशिया ने भी पाकिस्तान को इंडोर्स किया है कि आप की एफर्ट्स जो हैं, लेकिन चाइना का बहुत मेन किरदार है यहाँ पे। जो इस्लामाबाद में इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें चाइनीज़ एम्बेसीज और उनके लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए तो देखें, जो पागलपन अमेरिका अगर कोई करता है तो चीन बहुत सोच समझ के किसी चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट या किसी चीज़ में शामिल होता है। इसी तरह रशिया है, तो अगर ये भी आप देख लीजिए, बहुत प्रोपेगेंडा है कि जी चीन हेल्प कर रहा है ईरान की और रशिया भी कर रहा है। तो नेचुरली जब आप अलाइनमेंट करते हैं, आपके प्रीवियस एग्रीमेंट्स होते हैं, ये जो फौजी तावन होता है, तो उसके तहत तो आपने जो भी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जैसे इनकी सैटेलाइट्स हैं, और ये एग्रीमेंट पहले इराक के साथ भी रशिया ने किया हुआ था। और मुझे याद है जब वो रशिया ने बैकआउट किया तो ईरान बेचारे बिल्कुल ही उनकी सारा कुछ उनको तो नज़र आना ही बंद हो गया। तो मकसद ये कि ये मैंने इसीलिए आपको पहले कहा था कि ये जो अलाइनमेंट्स बन रही हैं इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ की, और जो अमेरिका की जो सुपरमेसी थी और ये जो जिस तरीके से वो मनमानी करते हैं, ये शायद आने वाले दिनों में नहीं कर सकेंगे इनको भी, क्योंकि ये तो किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहे, ये यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, किसी चीज को मानते ही नहीं है। तो इनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एयर कमोडर खालिद चिश्ती साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मोहसिन बेग साहब, आप तीनों का शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।